हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का सोशल स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में जो हमने कई सारी चीजें कवर की थी, तो इसमें हम ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में देख रहे थे अपने देश के। ओके, तो सबसे पहले हमने हिमालय माउंटेन्स के बारे में देखा था, है ना। तो इनका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, ये सब हमने समझा था। भागीरथी रिवर के बारे में भी जाना था, और किस तरीके से हिमालयाज़ बने थे, है ना? यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। हिमालयाज़ के 3 पार्ट हमने समझे थे। हिमाद्री सबसे ऊँची चोटी देखने को मिलती है यहाँ पर, सबसे ऊँची-ऊँची चोटी देखने को मिलती है हिमालयस में, ग्रेटर हिमालयस कहते हैं। हिमाचल, लोअर हिमालयस देन शिवालिक के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में जो है हमने अपना सेकंड फीचर्स देखे थे, जिसका कोल्ड डेज़र्ट देखा था हमने अपने देश का, जिसको लद्दाख कहते हैं। तो लद्दाख के बारे में भी हमने पढ़ा, है ना? फिर उसके बाद में गैंगटेक प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा, है ना? फिर हमने कोल्ड डेज़र्ट के बारे बाद में हो हॉट डेज़र्ट भी पढ़ा, है ना? हॉट डेज़र्ट जो कि थार डेज़र्ट कहते हैं, इनके बारे में भी हमने जाना, है ना? अब जो है हमको क्या देखना है, जो अरावली अरावली हिल्स है ना, इनके बारे में देखना है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं हमने क्या-क्या पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पर हमने हिमालयस के बारे में देख लिया है ना, पूरा ये जो हिमालयस यहाँ पर फैले हुए हैं व्हाइट व्हाइट रीजन में, है ना। यहाँ पर हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि थार डेजर्ट है, इसके बारे में देख लिया। यहाँ पर हमने कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का देख लिया, गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में देख लिया। अब हम आ रहे हैं हर अरावली रेंज के पास में आ रहे हैं। ये सबसे पुरानी रेंज है, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे पुराने माउंटेन्स है ये। पर इसका क्या हुआ है, इसका इरोजन होता गया। हवा और पानी जो है उसके थ्रू क्या हुआ, इसके छोटे-छोटे जो कण निकलते गए, और ये पर्वत जो है ना, इसकी हाइट कम होती गई। ओके, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अरावली रेंज के बारे में। अरावली वर्ल्ड में देखें तो पुराने पहाड़ों में से एक है, बहुत ही जो ओल्डेस्ट माउंटेन है उसमें से। 2.45 बिलियन ईयर्स अगो ये बनाया बना था। ओके, बहुत पुराना है। ये जो रेंज है, इसकी पीक और जो देखने को मिलती है ना, थोड़ी ऊबड़-खाबड़ और रिजिड देखने को मिलती है, और इसमें कई सारी पीक्स देखने को मिलती है। हाईएस्ट पीक जो है, पीक जो कि माउंटेन की ऐसे रेंज है, कई सारे माउंटेन्स है ना, कोई बड़ा कोई छोटा। तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचा है ना, माउंट आबू पीक देखने को मिलती है, जो कि 1700 मीटर का टावर है, यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो हिल है, ये बिटवीन 900 300 से 900 मीटर हाई है। ओके, इसकी ऊंचाई बताई गई है 300 से लेकर के 900 मीटर तक ये ऊंची है। जो ज्यादातर हिल है, इसमें इतनी देखने को मिलती है। तो ये फैसिनेटिंग है बहुत ज्यादा, मतलब आप देखो तो बहुत ही जो अट्रैक्ट करने वाली बात है कि 4 हो गया, सॉरी, 4 ग 7 चा 4 साढ़े 4 घंटे में जो है ना, आप कहाँ पहुँच जाओगे, माउंट आबू से अरावली से जाकर के आप जो है थार डेज़र्ट में पहुँच जाओगे। मतलब माउंटेन से सीधे आप जो है डेज़र्ट पे पहुँच जाओगे। ओके, तो बहुत ही अलग-सी बात देखने को मिलती है ये। ओके, तो कंप्लीटली डिफरेंट ज्योग्राफी में पहुँच जाओगे आप। माउंटेन्स में अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है, आप तुरंत आप जो है डेज़र्ट में पहुँच जाओगे। लेफ्ट पार्ट में देखो, ये अरावली देखने को मिल रहा है। ओके, और यहाँ पर थार डेज़र्ट शुरू होता है, यहाँ बीच में ट्रांजिशन ज़ोन भी तो होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि पहाड़ है और सीधा डेज़र्ट। ओके, तो यहाँ पर देखने को मिला, स्पेस से ये जो सैटेलाइट की इमेजेस दिखाई गई हैं यहाँ पर। अरावली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारी ज्योग्राफी को, क्लाइमेट को भी शेप करने में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के इंडिया के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, नेचुरल बैरियर के तौर पे है, प्रिवेंट करते हैं थार डेज़र्ट को एक्सपेंड करने से फर्दर ईस्टवर्ड, है ना? तो देखें हम यहाँ पर, तो ये थार डेज़र्ट है, तो यहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं अरावली के। यहाँ पर देखो, ये जो है थार डेज़र्ट है, ओके, और ये जो इस तरफ ना बढ़ पाए ईस्टवर्ड, तो यहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो कि इसको रोकते हैं, वरना यहाँ पर भी डेज़र्ट फैल जाता। ओके, तो ये अरावली जो है बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ज़िंक, कॉपर, तो इसकी वज़ह से यहाँ पर माइनिंग भी होती है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी होती आ रही है। तो यहाँ पर एविडेंस भी है कि एंशिएंट माइन भी है, सबसे पुरानी ज़बर माइन है। ओके, तो 8th सेंचुरी में हुआ करती थी, अभी जो है 21st सेंचुरी चल रही है। ओके, तो 8th सेंचुरी में भी यहाँ पर माइनिंग होती थी। इंडियंस जो है यहाँ के फर्स्ट, मतलब भारतीय जो थे ना, सबसे पहले भारतीय लोगों को पता चला किस तरीके से हम ज़िंक को निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर हिस्टोरिक फोर्ट्स हैं, यहाँ पर किले भी पाए जाते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, यहाँ पर जो है किले भी पाए जाते हैं। ये देखो क्या किला, मतलब क्या बनाते थे पहले के लोग, क्या शानदार। देखो ज़रा, यहाँ पर इमेज भी दी हुई है आपको, कुंभलगढ़ फोर्ट, है ना, अरावली के यहाँ पर पास में है ना, ये अरावली से घिरा हुआ है। ओके, तो अब हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को। तो हमने देख लिया अरावली रेंज के बारे में भी, अब हम देखते हैं प्लेट्यू को।
ओके, तो ये जो हमारा जो प्लेट्यू है ना लैंड फॉर्म है, ये जो है सराउंडेड है लैंड से, 3 तरफ से जो है यहाँ पर घिरा हुआ है ये। मतलब कि ये तो पेनिनसुलर आपका इंडिया है। ओके, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो क्या पाया जाता है, आप इसको प्लेट्यू कह सकते हो, ये उठा हुआ होता है ज़मीन से थोड़ा, और यहाँ पर जो स्टीप स्लोप देखने को मिलती है एकदम गहरी-सी, है ना? तो इंडिया जो है यहाँ पर कई सारे प्लेट्यू मिलते हैं, ओके। प्लेट्यू को पठार भी कह सकते हो आप। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जो है ट्रायंगुलर, जो आपको पेनिनसुलर एरिया में प्लेट्यू देखने को मिलता है। ये देखो, ये प्लेट्यू ही कहा जाता है हमारे जो सदर्न पार्ट को। ओके, तो यहाँ पर जो है ट्रायंगुलर प्लेट्यू है, मिडिल एंड साउथ ऑफ द कंट्री, मिडिल में, बीच में और साउथ में देखने को मिलता है हमारे देश के। ये जो है बहुत ही ओल्ड लैंडफॉर्म है, हमने पढ़ा था ना गोंडवाना से निकल कर के आया था। ओके, ये रीजन को पेनिनसुला भी कहते हैं। पेनिनसुला ऐसा होता है, पीस होता है ज़मीन का, जो कि पानी से घिरा हुआ होता है 3 साइड से। तो हमारे देश का सदर्न पार्ट जो है, ये देखो पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पर प्लेट्यू पाया जाता है। ओके, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन जो है 3 तरफ से इसको घेरे हुए हैं। प्लेट्यू जो है, यहाँ पर 2 माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलती हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, तो यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर जो है ईस्टर्न घाट्स। ओके, तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स अच्छे खासे टॉल हैं, वेस्टर्न घाट्स अच्छी ऊँचाई वाले देखने को मिलते हैं, और ये जो है वेस्टर्न कोट्स में है, एक दीवार की तरह खड़े हुए हैं ऐसे वेस्ट साइड में। ओके, तो यहाँ पर कई सारे वाटरफॉल्स भी हैं, और अच्छी खासी स्टीप देखने को, मतलब ना अच्छी चढ़ाई देखने को मिलती है। और इसी तरफ से जो है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर करता है। ओके, हवाएँ आती हैं जो पानी लेकर के, तो यहाँ पर ना बहुत सारी बारिश हो जाती है वेस्टर्न घाट्स में, जिसकी वजह से यहाँ पर खूब सारी वेजिटेशन पाई जाती है। ओके, और यहाँ पर अच्छे खासे फ्लोरा एंड फौना भी पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है ये। यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स पाई जाती हैं, नदियाँ पाई जाती हैं जो यहाँ से निकलती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना, जो जीव-जंतु पाए जाते हैं। नदर्न पोर्शन जो है वेस्टर्न घाट्स का, उसको सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं। ओके, सह्याद्री हिल्स आप है ना, सह्याद्री भी नाम दिया जाता है वेस्टर्न घाट्स को। तो नॉर्थ वाले पोर्शन को सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं। ओके, तो ईस्टर्न घाट्स जो है लोअर हैं, ईस्टर्न घाट्स ज़्यादा ऊँचे नहीं हैं। ओके, ईस्टर्न घाट्स में जाकर के कई सारी रिवर्स जो है ड्रेन होती है इस तरफ जाकर के। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। ईस्टर्न घाट्स जो है लोअर है, हाइट में कम है। यहाँ पर टूटी-फूटी हिल्स हैं, ज़्यादा ऊँची नहीं है ईस्टर्न कोट्स में। क्योंकि ये जो इनके बीच में ना माउंटेन रेंजेस में कई डेक्कन प्लेट्यू भी पाया जाता है। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो है ये हो गए वेस्टर्न घाट्स हो गए इस तरफ, और यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स हो गए। तो इनके बीच में पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं इसको। ओके, तो ये फ्लैट हाईलैंड है यहाँ पर अच्छे खासे एरिया में। डेक्कन प्लेट्यू में जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। जब हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा था, मतलब हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट जो हमारे देश का आगे बढ़ता जा रहा था, हिमालयाज़ जो यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो यहाँ पर बहुत सारा लावा भी निकल रहा था। ओके, यहाँ भी दरार आ रही थी, तो यहाँ से जो है कई सारा जो है लावा निकल रहा था। जब लावा वो ठंडा हो गया ना, तो यहाँ पर जो है पठार बन गया एक, ओके, प्लेट्यू बन गया। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो इग्नियस रॉक है ना, उससे फिर ब्लैक सॉइल बन गई थी। ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी कहते हैं। यहाँ पर कॉटन की कल्टीवेशन होती है, मतलब कि कॉटन की खेती होती है अच्छी खासी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रिवर्स जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी निकलती हैं। प्लेट्यू से वेस्ट से होकर के ईस्ट की तरफ जाती हैं। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो जाती हैं। ये जो रिवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फार्मिंग के लिए, और बहुत सारे लोगों को पानी भी प्रोवाइड करती हैं ये। ओके, यहाँ देखो बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट देखने को मिला छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। ये जो प्लेट्यू है अच्छा खासा रिच है मिनरल्स में, फॉरेस्ट में, फर्टाइल अच्छा खासी यहाँ पर ज़मीन है। ओके, यहाँ पर जो इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो इसका लिटिल टिल्ट है ईस्ट की तरफ। आप देखोगे ना, तो हमारा जो झुकाव है ना हमारे जो प्लेट्यू का, तो इस तरफ है। ओके, ईस्ट की तरफ है, झुकाव है। इसलिए सारी रिवर्स यहाँ से निकल कर के इस तरफ जाती हैं। ओके, इसलिए रिवर्स निकल कर के बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी, है ना? जिनको ऐसे जाकर के यहाँ पर ड्रेन हो जाती हैं ईस्ट साइड में। ओके, तो ये प्रोवाइड करती हैं पानी फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ को भी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ना, पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं। ओके, जब हमारा देश ऐसे बढ़ रहा था ना ऊपर, सॉरी, जो हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट था इंडिया का, ऊपर बढ़ रहा था यूरेशिया की तरफ, तब ना थोड़ा-सा टिल्ट आया था और यहाँ से दरार आ गई थी, तो इस तरीके से ये जो है ऐसा टुकड़ा जो इस तरफ को झुक गया, तो यहाँ से रिवर निकल कर के इस तरफ जा रही थी। फिर यहाँ पर भी कुछ फ़ॉल्ट पड़ा था, तो इस तरफ से इस तरफ झुकाव हो गया, तो यहाँ पर नर्मदा और जो ताप्ती है ना, ये रिवर ना वेस्ट फ्लोइंग है।
यहाँ पर डेल्टा नहीं बनता इनका। ओके, सीधे जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं ये। तो ये भी देखने को मिलता है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा एंड तापी सीधे अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती हैं। यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलती है। प्लेट्यू में कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, संथाल, गोंड, बैगा, भील, कुरकू। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है ना, जंगल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, इनका कल्चर थोड़ा अलग होता है, ओके। और ये जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ट्राइब्स जो हैं, इनकी अलग लैंग्वेज होती है, ट्रेडिशन अलग होते हैं इनके, और जो इनका रहने का तरीका भी होता है ना, बहुत अलग होता है। ये जो है नेचर के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में बहुत कनेक्टेड होते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं लार्जली स्प्रेड है हमारे देश में। हमारे देश में ना 8.6% जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन पाई जाती है टोटल पॉपुलेशन में। ओके, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश में जो खूब सारी ट्राइब पाई जाती है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइब पाई जाती हैं। ओके, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, तो ये कई सारी पाई जाती है। फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप को आप अपनी बुक में देखो, एंड ऑफ द बुक, तो आपको लास्ट में ना फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप दिख जाएँगे, जो अभी हमने आपको दिखाए थे। आप उसमें लोकेट कर सकते हो इन स्टेट्स को एंड कनेक्ट कर सकते हो इन लोकेशन को फिजिकल मैप में, है ना? तो आपको हम दिखाते हैं, ये जो है महाराष्ट्र, ये बंगाल, उड़ीसा, यहाँ वाले रीजन में पाई जाती हैं ये। तो ये आपका जो है फिजिकल मैप है, यहाँ पर देखो पॉलिटिकल मैप है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है, ठीक है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, कई सारी जगह में हमारे देश में, यहाँ पर असम में, मेघालय में, यहाँ पर भी अच्छी खासी ट्राइब पाई जाती हैं। ओके, तो ये हमारे देश का मैप है, पॉलिटिकल मैप है। तो इतना आप समझ गए। प्लेट्यू जो है, यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी हैं इंडिया में। ओके, जब ऐसा ना पानी गिरता है ऊपर से, तो रिवर जो है फ्लो करती है अनइवन ऐसे रॉकी सरफेस में, ऊपर ऊबड़-खाबड़ जब जो रिवर होती है ऐसे फ्लो करती है, और वाटरफॉल जो होता है अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, साथ-साथ इससे ना इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन भी किया जाता है। ये जो है पानी भी प्रोवाइड करता है इरिगेशन के लिए, जब खेती-बाड़ी होती है ना, उसमें जो इरिगेशन के लिए पानी लगता है। पावर हाउस जो है वाटरफॉल का पेरिया कनल जो है मुन्नार केरला में, तो केरला भी बहुत सुंदर है। केरला जो है वेस्टर्न घाट साइड पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी और बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, तो बिम्बनाथ लेक भी है केरला में, बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया यहाँ पर, है ना? तो लायन टेल मकाऊ जो है वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, ये देखो ये बंदरा पाया जाता है। ओके, किंग कोबरा जो वेस्टर्न घाट्स में मिलता है ये, है ना? यहाँ पर देखो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ओके, तो ये ना इंसेक्ट को खाता है। ओके, तो ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है। ये वेस्टर्न घाट्स में जो जीव-जंतु होते हैं ना, छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े, उनको खाता है। तो ये कैच करता है स्मॉल इंसेक्ट को, स्टिकी ट्रैप से इसकी डाइजेस्ट कर जाता है, मतलब खा के ना पचा जाता है बिल्कुल। ये देखो कोल माइन्स है प्लेट्यू में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है, जिससे कोल निकाला जाता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। जब कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ना, इसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। ओके? तो यहाँ देखने को मिलता है, और ये कोल जो है फॉसिल फ्यूल है ना? जब बहुत सारे जैसे कि पेड़-पौधे हो गए, जीव-जंतु हो गए, ये ना दब गए, जो ज़मीन के अंदर दब गए, है ना? फिर इसके ऊपर लेयर चढ़ती गई, पत्थर-वत्थर जमते गए, जमते गए। फिर लाखों करोड़ों साल बाद जब इसको देखा ना, तो यहाँ पर जो है कोयला बन चुका था। ओके, तो जो फॉसिल्स है ना, उसके थ्रू ये जो कोल बन जाता है। तो बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोल जब हम जलाते हैं ना, तो इसकी वजह से गैसेज़ निकलती हैं। अब इसको भी आप पढ़ोगे आगे चल के, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमारे देश में ना जो एटमॉस्फेयर लेयर होती है कई सारी, है ना? तो इन लेयर्स के थ्रू होते हुए जो यूवी रेज़ होती हैं सन की, वो हमारे देश में एंटर करती हैं। तो कुछ गैसेज़ होती हैं जिनकी वजह से वो जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म होती है। ओके? तो वो गैसेज़ जो है ना, तो वो एक लिमिटेड मात्रा में रहें तो सही है। थोड़ी गर्म है हमारी पृथ्वी, है ना? जैसे हमारे रहने के लिए ठीक है। पर ये जो गैसेज़ हैं, इंसानों की एक्टिविटीज़ की वज़ह से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है? मीथेन हो गई, ये सब गैसेज़ है ना, ये क्या करती है, ट्रैप करती हैं जो सन की रेज़, तो सन की जो यूवी रेज़ है ना उसको, जिसकी वज़ह से हमारी पृथ्वी और ज़्यादा गर्म हो जाती है ना? तो ये गैसेज़ बढ़ती जा रही हैं। ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो इंसान ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे फॉसिल फ्यूल वग़ैरह जलाने से ये गैसेज़ रिलीज़ होती हैं, जिसकी वज़ह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी और ज़्यादा गर्म होती जा रही है ना? मुंबई देखो, यहाँ पर वेस्ट कोस्ट में है इंडिया के, इसको फाइनेंशियल सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फ़िल्म सिटी भी कहते हैं, है ना?
इंडिया का अमेजिंग कोस्ट लाइन। अब हम कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन जो है डॉटेड विद अ ब्यूटीफुल बीच, तो कई सारे बीच देखने को मिलते हैं, यहाँ पर क्लिफ्स देखने को मिलते हैं, है ना? बहुत अच्छी खासी ग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बीच भी हैं, जिनमें गोल्डन सैंड देखने को मिलती है आपको और ब्लैक रॉक्स भी देखने को मिलती है, काले पत्थर भी, है ना? तो अच्छा खासा हमारे यहाँ कोस्टल एरिया। आप देखो भारत में सब कुछ है, अगर आपको समुद्र देखना है तो वो भी मिल जाएगा, आपको हॉट डेज़र्ट देखना है तो वो भी मिल जाएगा, रेतीला इलाका। आपको ठंडी जगह जाना है वो भी मिल जाएगा, माउंटेन में जाना है वहाँ भी मिल जाएगा आपको। अगर जो है ग्रीन फॉरेस्ट वगैरह देखनी है तो यहाँ भी आप जा सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप जा सकते हो। तो भारत में सब कुछ आपको मिलता है, कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पर सारे फीचर्स मिलते हो, है ना? तो हमारे देश में सब कुछ मिलता है। ओके, तो सब आइलैंड्स जो हैं कोरल रीफ्स में पाए जाते हैं। ओके, कवर्ड इनका ना अच्छा खासा थिक जंगल भी देखने को मिलता है। मतलब कोरल रीफ्स भी मिलते हैं और जंगल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो अच्छा खासा आप कोस्टल एरिया में देखो तो आपको कई जगह कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे। अंडमान निकोबार साइड भी आपको कोरल रीफ्स मिल जाएँगे, है ना? लक्षद्वीप साइड भी और कई सारी जगह में आपको खूब सारे फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएँगे। कोरल रीफ्स जो आपको एक्सप्लेन करेंगे हम थोड़ा और आगे चल के, ओके? तो इंडिया के कोस्ट में जो है फुली सरप्राइज है। तो यहाँ पर ना कोस्ट लाइन जो है 7500 किलोमीटर तक फैली हुई है। ओके, तो यहाँ पर कितने कोस्टल एरिया पाए जाते हैं हमारे देश में? आप देखो तो गुजरात से लेकर के केरला तक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका ये जो है वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलते हैं। ओके, ज़्यादातर रिवर्स जो है ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स से और ये मूव मूव करते-करते जाते-जाते एस्ट्यूरी फॉर्म करती है और फिर डेल्टा बनता है। ओके, एस्ट्यूरी जब होता है ना ब्रैकिश वाटर जब खारा पानी और मीठा पानी मिल जाता है तो ऐसा पानी बनता है। कोस्टलाइन जो है शेप यहाँ पर ना अच्छी खासी एलुवियल डिपॉज़िट भी देखने को मिलते हैं। शॉर्ट रिवर जो छोटी रिवर होती है उनसे भी और यहाँ पर जो मतलब कि ऐसा होता है ना छोटा-सा वे होता है, ओके? मतलब यहाँ पर ऐसी छोटी-सी जगह हो गई तो वो कोव्स कहलाता है ऐसे छोटा वे हो गया, बे जो उम अ, ऐसा एरिया जहाँ पर शांत एकदम पानी वगैरह आ रहा है कोस्ट लाइन में ही होता है, बीच के पास ही क्रीक्स जैसे कि छोटे-छोटे चैनल हो गए रिवर्स के, है ना? तो थोड़ा-सा पानी इधर-उधर डाइवर्ट कर दिया, एस्ट्यूरी हमने आपको बताया। ओके, तो नर्मदा एंड ताप्ती जो है एस्ट्यूरी बनाती है, सबसे बड़ी बनाती है मतलब कि ये ना एकदम ज़्यादा ऐसे खारा पानी, मीठा पानी मिला और डायरेक्टली जाकर के पानी में गिर गई। तो इस तरीके का देखने को मिलता है अरेबियन सी में जाकर के। ओके, तो ये देखने को मिलता है हमको। फिर एरियल व्यू दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये देखो, ये जो होगा कोव्स कहलाता है ये इस तरीके का, है ना? तो वेस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिला हिल जो वेस्टर्न घाट्स में अरेबियन सी में ये दिखाया हुआ है। ओके, फोटो इसकी। वेस्ट कोस्ट में ना कई सारी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं, सिटी के पोर्ट्स यहाँ पर शिप वगैरह आती हैं, है ना? यहाँ पर जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है क्योंकि बहुत सारे शिप आते हैं ना, तो बहुत सारा जो सामान वगैरह हम दूसरे देशों से खरीद के लाते हैं, दूसरे देशों में हमारा सामान जाता है और कई सारी सिटीज़ भी देखने को मिलती हैं कोस्टल एरियाज़ में। ओके, अब हम देखते हैं ईस्ट कोस्ट के बारे में, हमने वेस्ट के बारे में देख लिया। ईस्ट कोस्ट जो है ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स हो गए और यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल है, तो इनके बीच में जो पड़ता है ना एरिया उसको ईस्ट कोस्ट कहते हैं। ये जो है गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक पड़ता है, तमिलनाडु तक। ओके, तो इसका अच्छे खासे व्हाइट प्लेन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर रिवर्स भी हैं जैसे कि डेल्टा बनाती हैं जब रिवर ऐसे-ऐसे-ऐसे आती है और फिर यहाँ पर इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब ये ना छोटी-छोटी टुकड़ों में ऐसे टूट जाती है, यहाँ पर सारे पत्थर-वत्थर जो भी लाती है वो बिखेर देती है। तो यही डेल्टा बन जाता है ना? तो यहाँ पर देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये डेल्टा बनाती है। इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ भी हैं जैसे कि चिलिका लेक है उड़ीसा में, ब्रैकिश वाटर लेक है ये। ओके, पुलिकट लेक जो है आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है, ये लगून है। ओके, तो बॉडी ऑफ वाटर जो कि बड़े वाटर बॉडी से सेपरेट हो जाती है ना? नेचुरल वैल्यू जैसे कि ना यहाँ पर जो ऐसे ये जो है यहाँ क्या हुआ कि ये ऐसा शेप हो गया और ये यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पर जो है थोड़ा-सा बस कनेक्टेड है यहाँ पर, है ना? तो इस तरीके से बड़ी वाटर बॉडी से छोटी वाटर बॉडी निकल गई और यहाँ पर पूरी ज़मीन है ऊपर-नीचे, है ना? तो ये लगून बन जाता है मतलब थोड़ा-सा बस कनेक्टेड ओके? ऐसे सी से और बाकी यहाँ पर पानी भर जाता है ना? तो डेल्टास जो हैं ऐसे लैंडफ़ॉर्म्स होते हैं जो माउथ ऑफ द रिवर में बनते हैं जब वो डिपॉज़िट करती हैं अपने सेडिमेंट्स वग़ैरह हमने आपको बताया ना ऐसे-ऐसे जाकर के डिवाइड हो जाती, यहाँ पर खूब सारे जो अपने पत्थर कंकड़ वग़ैरह जो भी लाती हैं वो छोड़ देती हैं, है ना? तो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इस तरीके से सेडिमेंट्स बनते हैं
और सारा का सारा अपना पानी ओशन, लेक इन सब में डाल देती हैं वो। ओवर टाइम ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, ये फॉर्म करते हैं ट्रायंगुलर फैन शेप्ड एरिया। तो ये फैन शेप का एरिया बना लेते हैं, इस तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। तो ये ना डेल्टा बन जाता है। ओके, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये जो रिवर है ये फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। ये लैंड जो है बहुत ही आइडियल होता है, बहुत अच्छा होता है फार्मिंग के लिए, खेती-बाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये ज़मीन। अब हम देखेंगे इंडियन आइलैंड्स के बारे में। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हमारे देश में, आप देखो आइलैंड्स भी है हमारे देश के पास, है ना? तो इंडियन आइलैंड्स जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि फैले हुए हैं इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, जो कि भारत की टेरिटरी का पार्ट है ना? इंडिया के 2 मेजर आइलैंड्स ग्रुप देखने को मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो कि अरेबियन सी में है। ये जो आइलैंड्स हैं इनकी यूनिक वाइल्डलाइफ देखने को मिलती है, बहुत सुंदर-सुंदर बीच हैं, कोरल रीफ्स भी पाए जाते हैं, वोल्केनोज़ भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत पुरानी-पुरानी ट्राइब्स भी रहती हैं जो इन आइलैंड्स में इनका होम है, ओके? तो हज़ारों सालों से वो रह रही हैं। जो कि ना एकदम प्रिमिटिव एरा की टाइम की प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं। मतलब कई ट्राइब्स ऐसी जो कि कपड़े वगैरह भी नहीं पहनते, वो ना नेचुरली वहाँ पर रह रहे हैं। तो किसी ने हमारे देश से उनको ना, मतलब हमारी गवर्नमेंट भी उनको प्रोटेक्ट करती है ताकि उनकी ज़िंदगी को कोई अफ़ेक्ट ना करे। कोशिश की गई थी कि उन ट्राइब्स को ला कर के मेनलैंड इंडिया में बसा कर के देखा जाए कि इनकी हालत कैसी, तो उनकी ना जान चली गई थी कुछ लोगों की ऐसे। तो कई सारी ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स भी पाए जाते हैं यहाँ पर। ओके। लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में हम देखें तो लक्षद्वीप आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ओके? तो ये अरेबियन सी में है, मलाबार के कोस्ट में केरला में है ना, हमने पढ़ा था ना, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, तो ये मालाबार कोस्ट है ना? नॉर्दर्न सरकार और यहाँ पर जो है कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ पर 36 आइलैंड्स पाए जाते हैं जो कि कोरल के थ्रू बने हुए हैं, है ना? नॉट जो सारे के सारे आइलैंड्स हैं इसमें सब लोग नहीं रहते हैं, लोग नहीं रहते हैं। ओके, कुछ आइलैंड्स में लोग रहते हैं, कुछ में नहीं रहते। ओके, इंडिया का कंट्रोल करते हैं वास्ट मैराइन एरिया, हमारे पास बहुत बड़ा मैराइन एरिया है जहाँ पर फिशिंग वगैरह होती है और रिसोर्सेज वगैरह निकाले जाते हैं और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है यहाँ पर। मतलब एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में हम देखें तो यहाँ पर जो है 500 से ज़्यादा छोटे-बड़े आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वोल्केनिक आइलैंड्स हैं ये, ठीक है? तो ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। तो ये ना डिवाइडेड हैं 2 ग्रुप्स में, अंडमान ग्रुप एंड निकोबार आइलैंड्स का अलग ग्रुप है ना? इनकी लोकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरल रीफ्स पाए जाते हैं यहाँ पर आइलैंड्स में, कोरल रीफ्स में बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, रंग-बिरंगे होते हैं यहाँ पर, बहुत सारी जो है क्या होता है, बहुत सारी फिशेज़ वगैरह भी रहती हैं। कोरल रीफ्स देखो अंडमान आइलैंड्स में, तो ये होते हैं, है ना? यहाँ पर देखो फ्लोटिंग डॉक भी है, इंडियन नेवी का जो है ये फ्लोटिंग डॉक भी है। यहाँ पर स्मॉल पोर्ट, मतलब यहाँ पे जा कर के शिप वगैरह ला सकते हैं वो लोग, यहाँ पर सामान वगैरह उतार सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान आइलैंड्स हमारे लिए, क्योंकि ना इस तरफ से जो है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? तो ये देखने को मिलता है। एरियल व्यू दिखाया है, एक्टिव वोल्केनो जो कि वेरिन आइलैंड जो है निकोबार में पड़ता है ये, तो यहाँ पर जो है एक्टिव वोल्केनो है। ओनली एक्टिव वोल्केनो इंडिया का जो है वेरिन आइलैंड में देखने को मिलता है। यहाँ पर ना ये आउटपोस्ट की तरह काम करते हैं, इसके थ्रू ना हम आई रख सकते हैं, पूरी नज़र रख सकते हैं ओशन में। क्योंकि ना पानी के थ्रू भी जो है खराब हरकतें की जाती हैं, देश को नुकसान पहुँचा दिया जाता है, सिक्योरिटी पे इश्यू बन जाता है ना? तो यहाँ पे ना बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। अंडमान आइलैंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना? यहाँ पर जो है फ्रीडम फाइटर्स भी गए थे, ठीक है? जो अंग्रेज़ क्या करते थे यहाँ पर काला पानी की सज़ा दिया करते थे। ओके, बहुत ही छोटी-छोटी जेल बनाई थी। अंग्रेज़ ने इतना इतना ज़्यादा अत्याचार किया है ना हमारे देश के लिए, देश के लोगों के ऊपर कि क्या ही बताएँ, है ना? तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको ना यहाँ पर जो बहुत ही सीवियर कंडीशन में छोटे-छोटे जेलों में भर दिया जाता था। सेल्युलर जेल है यहाँ पर, तो अभी भी वहाँ पर जब टूरिस्ट जाते हैं ना, उनको दिखाया जाता है ये। ओके, तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारे रिबेलियन सप्रेस किए, जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया, बहुत सारे लोगों को मारा गया हमारे देश में और कई लोगों को ऐसे नहीं अंडमान में जाकर के वहाँ पर जेल बना दी, वहाँ पर जाकर के छोड़ दिया। यहाँ पे ना आज भी शो होता है, बताया जाता है लोगों को कि देखो भई कितना सैक्रिफाइस किया था लोगों ने, है ना? हमारे जो फ़ोर-फादर जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमें फ्रीडम दिलाने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। ओके, तो इसके बारे में भी हम और ज़्यादा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना? तो बैरन आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। यहाँ ना कभी-कभी इरप्ट भी होता है ये, थोड़ा बहुत धुआँ भी निकलता है इसमें से और लावा एकदम से निकलता है, ठीक है? तो ये देखने को मिलता है। ओके, तो आपको कोरल्स नहीं बताया ना हमने, हम आपको बताते हैं यहाँ पर देखो,
ओके। तो कोरल्स जो होते हैं ना, आप इनको ना एक टाइनी एकदम छोटे से जीव जंतु आप कह सकते हो, इस तरीके के होते हैं। ओके, इस तरीके के होते हैं कोरल्स। तो ये क्या है, ये ना घर प्रोवाइड करता है ज़ूज़ेंथलिया। एक होते हैं कोरल्स, ये कोरल्स हो गए जीव-जंतु। ज़ूज़ेंथलिया करके एक एल्गे होता है, ठीक है? जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से बनाता है। जैसे पेड़-पौधे होते हैं ना, खुद से फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बनाते हैं। तो ये ज़ूज़ेंथलिया बोलता है कि तुम मुझे रहने दो कोरल। तो कोरल बोलता है हाँ ठीक है, तुम आकर के मेरे पास रह लो, है ना? और कोरल को खाना देता है ये ज़ूज़ेंथलिया बना कर के। ओके, तो ये एल्गे जो है कोरल में आकर के बैठता है और कोरल इसको रहने देता है। ओके, और कोरल को इसके बदले में खाना मिलता है। कोरल जो होता है ना, जब ये मरता है ना, ये बहुत सारी कॉलोनीज़ में रहते हैं, इनके बहुत सारे होते हैं ये। जब ये मरते हैं ना, तो इनका स्केलेटन यहीं रह जाता है, उसके ऊपर और कोरल्स बैठते जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ये पूरा बनता जाता है, ठीक है? इसके ऊपर बैठते जाते हैं और ज़ूज़ेंथलिया जो एल्गे होता है ना, इसमें आकर के रहता है और फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। ज़ूज़ेंथलिया जो एल्गे है ना, इसकी वजह से ही कोरल्स में कलर भी मिलता है और इसमें ना बहुत सारी फिशेज़ वगैरह रहती हैं आकर के। ओके, तो कई लोग बदतमीज़ लोग जो होते हैं ना, क्या करते हैं, ब्लास्ट फार्मिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसको डायनामाइट फार्मिंग भी कहते हैं। इनमें क्या करते हैं, बम डाल देते हैं जाकर के ताकि फिशिंग कर सकें, तो ये सब ना मर जाते हैं उसकी वजह से, है ना? तो ये देखने को मिलता है। तो कोरल्स, ये सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलता है कोरल्स और ज़ूज़ेंथले का, जो कि कोरल रीफ बनाते हैं ये पूरे, है ना? कोरल्स जो हैं क्या करते हैं, ज़ूज़ेंथले को घर प्रोवाइड करते रहने के लिए और ज़ूज़ेंथले कोरल्स को खाना प्रोवाइड करता है। ओके, तो इनका जो रिलेशन होता है और ये दोनों साथ में रहते हैं। अगर ज़ूज़ेंथले छोड़ के चला जाता है ना कोरल्स को, तो कोरल्स का कलर चला जाता है, वहाँ पर फिर कोई भी फिश वगैरह नहीं रहती, है ना? तो ऐसा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में बनता है ना, सुंदरबन, सुंदरबन जो है इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो आइलैंड्स के टुवर्ड्स से हम जब जाते हैं ईस्टर्न साइड में जाएँ, अब अगर जो हिमालयाज़ के यहाँ पर देखें तो बे ऑफ बंगाल साइड, तो हमको देखने को मिलता है सुंदरबन। तो ये लोकेटेड है डेल्टा, जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है बड़ा-सा, है ना? तो इनकी ट्रिब्यूटरीज़ का। तो हमने देखा था इसके बारे में। ये जो डेल्टा है, इसमें यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है रिवर का, रिवर सी का एंड आइलैंड का, सॉरी लैंड का। तो आधा जो डेल्टा है ना, ये लोकेटेड है हमारे देश में, आधा जो है बांग्लादेश में। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी डेज़िग्नेट किया गया है। सुंदरबन होम है, बहुत सारी यहाँ पर स्पीशीज़ रहती हैं, रॉयल बंगाल टाइगर भी रहते हैं। ओके, आपको ये मैप भी देखना है, ये देखो, ठीक है? तो यहाँ देखो, ये जो है सुंदरबन डेल्टा बनता है। ओके? तो आपको इस मैप में देखना है जो-जो फीचर्स हमने आपको पढ़ाए हैं। ओके? तो यहाँ पर ये हो गया, ये देखो यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है। लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें टॉप से, तो सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं मेघालय में, इंडिया में, है ना? ये देखो, ये वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, है ना? सांड-शोकु जो मेनिसिम, ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है खासी पीपल के द्वारा। ओके, तो खासी पीपल रहते हैं, जो गारो, खासी एंड जैंतिया 3 ट्राइब रहती हैं मेघालय में। हम जो है लिविंग रूट ब्रिज देखने को मिलता है मेघालय में और चेरापूंजी में खूब सारी बारिश होती है मेघालय में, है ना? ये बताया हुआ है। अब देखते हैं हम हिल्स जो है ना नॉर्थ ईस्ट की, उसके बारे में। मैप में फिर से आप देखो, जो हिल देखने को मिलेंगी आपको नॉर्थ ईस्ट में, है ना? तो यहाँ पर देखो गारो, खासी, जैंतिया जो है मैप में आप मार्क कर सकते हो। ओके? यहाँ पर देखो गारो, खासी एंड जैंतिया, यहाँ पर हिल देखने को मिली है। ये मेघालय वाला रीजन है। ओके? यहाँ पर मेघालय है। ये जो हिल है पार्ट है मेघालय प्लेट्यू का और ये ना जानी जाती है अपनी ग्रीनरी, बहुत ही जो यहाँ पर ग्रीन-ग्रीन चीज़ें देखने को मिलती है अच्छी खासा। जो फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है, बहुत सारा फॉरेस्ट यहाँ पर जो रेनफॉल होता है, ओके, और यहाँ पर जो है वाटरफॉल्स भी है ना? तो ये रीजन जो है, इसमें बहुत अच्छी हाईएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड की। यहाँ पर अच्छे खासे फॉरेस्ट देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है। यूनिक वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है और यहाँ पर जो है अच्छा खासा ज़मीन भी है फर्टाइल, जहाँ पर खेती-बाड़ी भी हो सकती है। प्रोनंसिएशन गलत हो जाए तो सॉरी। यहाँ पर जो है माइनलोंग करके विलेज है, जो कि ईस्ट खासी हिल्स है मेघालय की, वहाँ पर। तो ये क्लीनेस्ट विलेज है एशिया का, मतलब सबसे साफ स्वच्छ विलेज। यहाँ पर आपको देखो पिक्चर भी दिखाई हुई है ना? कि लिविंग रूट ब्रिज की। फेमस है ये, बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन, यहाँ पर क्लीनलीनेस देखने को मिलती है, बैम्बू के डस्टबिन बनाए जाते हैं, इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेज़ है ना? तो लोगों को इससे सीखना चाहिए, दूसरे जो गाँव हैं वो भी सीख सकते हैं और शहर भी सीख सकते हैं, है ना? तो विलेज ये ना जाना जाता है, यहाँ पर रूट ब्रिज है, ये देखो, ये जड़ों से बने हुए हैं पूरे, है ना? यहाँ पर लोग जाते भी हैं घूमने के लिए, बहुत सुंदर लगता है।
यहाँ पर ना मेघालय में उम्नगोट रिवर भी है। तो यहाँ पर ना बहुत ही क्लीन रिवर है, वो सबसे साफ-स्वच्छ मतलब नीचे पानी के क्या है ना वो भी दिख जाता है। ओके, तो ये क्रिएटेड है वीविंग ट्री रूट्स। तो ये जो ट्री रूट्स है ना, जो जड़ें हैं ट्री की उससे बने हुए हैं। ओके, तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं समरी। तो इंडिया को जो नेम मिलता है सब कॉन्टिनेंट, ये भी हमने देखा कि क्यों सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, हमारे देश को मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है ना? कई सारे डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे देश में, हिमालय से लेकर के थार डेजर्ट तक हमने सब कुछ देखा। ठीक है, प्लेन्स जो है इसमें बहुत सारी रिवर्स भी पाई जाती है ना, प्लेन्स में जो रिवर्स आती है उसकी वजह से अच्छा खासा फर्टाइल एरिया बनता है जिसमें एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का देखा हमने, अरेबियन सी वेस्ट में देखा है ना, जो हमने प्लेट्यू देखा ना, यहाँ पर जो है अरेबियन सी है इस तरफ और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है ना? तो ये जो डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स है इसकी वजह से बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंडीशंस देखने को मिलती है, सॉइल अलग होती है, फ्लोरा, फौना, लाइफ हमारे देश में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, तो हर चीज़ देखने को मिलती है जिसकी वजह से हमारा देश बहुत ही ज़्यादा रिच जो कल्चरल डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। ओके, ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सिविलाइजेशन को बनाने में भी, है ना? तो ये जो क्लाइमेट वगैरह हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे देश की। ओके, तो आपको चैप्टर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।